सोचिए जरा, सिर्फ 10 साल के अंदर भारत के आज़ादी की लड़ाई का तरीका पूरी तरह से बदल गया। एक तरफ था ब्रिटिश राज के साथ सहयोग करने से साफ इनकार, और दूसरी तरफ ठीक 10 साल बाद था सीधे सीधे उनके कानून को तोड़ना। तो निष्क्रिय विरोध से सक्रिय अवज्ञा तक का ये सफ़र क्यों और कैसे तय हुआ? चलिए समझते हैं इस कमाल की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1920 से, एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। और इसकी रणनीति एक शब्द में थी, असहयोग। मतलब साफ साफ कह दिया गया कि हम आपकी राजकाज में, आपके सिस्टम में कोई मदद नहीं करेंगे। और फिर देखिए, ठीक 10 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। अब बात सिर्फ सहयोग ना करने तक सीमित नहीं थी। अब तो जानबूझकर डंकी की चोट पर अन्याय से भरे ब्रिटिश कानून तोड़े जा रहे थे। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई इन 10 सालों में आखिर ऐसा क्या हो गया? एक ही पीढ़ी ने अपने विरोध का तरीका इतने नाटकीय ढंग से क्यों बदल दिया? ये बदलाव आया कैसे? तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पहली लहर की, यानी 1920 के दशक में शुरू हुए असहयोग आंदोलन की। उस वक्त का माहौल समझना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा तनाव था। 1919 में आया राउलेट एक्ट, जिसे लोगों ने काला कानून कहा। सोचिए, एक ऐसा कानून जो सरकार को ताकत देता है कि वो किसी को भी बिना किसी मुकदमे के उठाकर जेल में डाल दे। और फिर उसी साल जलियांवाला बाग का वो दिल दहला देने वाला हत्याकांड। बस इसी गुस्से और अन्याय की आग ने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। अच्छा, तो इस आंदोलन का मकसद क्या था? मकसद था स्वराज, यानी अपना राज। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ बात पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की नहीं हो रही थी, वो बाद में आएगा। प्लान बहुत सीधा साधा था कि अगर हम भारतीय ही सरकार चलाने में मदद करना बंद कर दें तो ये पूरा सिस्टम अपने आप ढह जाएगा। और इसे करने के तरीके भी देखिए, कमाल के थे। ये कोई हथियारबंद लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा हमला था जो हर तरफ से हो रहा था। स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया, लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, विदेशी कपड़ों की तो जैसे होली जलने लगी। मतलब साफ था, ब्रिटिश राज की पूरी मशीनरी को ठप कर देना है। ये आंदोलन जोर शोर से चल रहा था, अपने पीक पर था। लेकिन फिर 1922 में अचानक इसे वापस ले लिया गया। वजह थी चौरी चौरा की एक घटना, जहां गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। अब गांधी जी के लिए अहिंसा सबसे ऊपर थी। जैसे ही आंदोलन में हिंसा आई, उन्होंने फौरन इसे रोक दिया, कोई समझौता नहीं। तो एक आंदोलन खत्म हुआ। अब कहानी आती है उन 10 सालों पर, जो इन दो बड़े आंदोलनों के बीच का इंटरवल था। और ये इंटरवल बहुत जरूरी था, क्योंकि इसी दौर में राजनीतिक सोच पूरी तरह बदल गई और एक नए और भी बड़े आंदोलन की जमीन तैयार हुई। इसी दशक में एक चीज हुई जिसने, आप कह सकते हैं, आग में घी डालने का काम किया। साल 1928 में आया साइमन कमीशन। अब देखिए, ये कमीशन आया था भारत का भविष्य तय करने, पर मजाक ये था कि इसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। मतलब हमारे भविष्य का फैसला होगा और हमसे ही कोई नहीं पूछेगा। जाहिर है, पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंज उठे। और बस ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दिसंबर 1929, जगह थी लाहौर। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इतिहास बदल दिया। अब लक्ष्य स्वराज नहीं था, अब लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अब हमें कोई छोटे मोटे सुधार नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरी आज़ादी। अब जब लक्ष्य इतना बड़ा था, तो उसे हासिल करने का तरीका भी तो अलग होना था। एक नई और ज्यादा असरदार रणनीति चाहिए थी। और यहीं से शुरुआत होती है हमारी कहानी की दूसरी लहर की, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस बार गांधी जी ने एक ऐसी चीज को हथियार बनाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, नमक। सोचिए, नमक, एक ऐसी चीज जो हर घर में इस्तेमाल होती है, अमीर हो या गरीब। ब्रिटिश सरकार ने उस पर भी टैक्स लगा रखा था। गांधी जी 240 मील पैदल चले, दांडी के समंदर किनारे पहुंचे और अपने हाथ से नमक बनाकर वो कानून तोड़ दिया। ये सिर्फ एक मुट्ठी नमक बनाना नहीं था, ये सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देना था। बिल्कुल, जैसा कि ये लाइनें बताती हैं, ये सिर्फ कानून तोड़ने की एक घटना नहीं थी, ये तो एक सिंबल था, एक प्रतीक, एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। अब भारतीय सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि हम सहयोग नहीं करेंगे, अब वो कह रहे थे हम तुम्हारे बनाए कानून को ही नहीं मानेंगे। ये डिफायंस थी, सीधी अवज्ञा।
तो ठीक है, हमने दोनों आंदोलनों की कहानी तो देख ली। अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, समझते हैं कि वो क्या बड़े फर्क थे जो इन 10 सालों में आए। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क वो था मकसद का। एक तरफ असहयोग आंदोलन जिसका लक्ष्य था स्वराज यानी सेल्फ रूल, और दूसरी तरफ सविनय अवज्ञा जिसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन फर्क सिर्फ मकसद का ही नहीं था, तरीके भी बदल गए थे। पहले आंदोलन में जोर था बहिष्कार पर, चीजों का, संस्थानों का। दूसरे में जोर था कानून तोड़ने पर। और एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला लोगों की भागीदारी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने जिस बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, जो बिजनेस क्लास पहले थोड़ा डरा हुआ था, वो भी अब खुलकर सपोर्ट में आ गया था। और अगर इस बदलाव का पैमाना समझना है तो बस ये एक आंकड़ा देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में असहयोग आंदोलन के मुकाबले 3 गुना, जी हाँ 3 टाइम्स ज्यादा लोगों को जेल हुई। इससे साफ पता चलता है कि दूसरा आंदोलन कितना ज्यादा फैल चुका था और कितना ज्यादा टकराव वाला था। तो जब हम असहयोग से सविनय अवज्ञा तक के सफर को देखते हैं, तो ये सिर्फ रणनीति का बदलाव नहीं दिखता। ये दरअसल पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का एक विकास है, एक एवोल्यूशन है, स्ट्रेटेजिक भी और साइकोलॉजिकल भी। मतलब वो जो बीच के 10 साल थे वो खाली नहीं गए। वो सीखने का, समझने का और मजबूत होने का समय था। असहयोग आंदोलन में जो गलतियां हुई, जो सफलताएं मिली, उनसे सबक लिया गया। कांग्रेस एक संगठन के तौर पर और ज्यादा मजबूत हुई, और इसी मजबूती से वो आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हाँ, अब हम पूरी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। और इन आंदोलनों ने जो विरासत छोड़ी, वो जबरदस्त है। इन्होंने देश के लाखों आम लोगों को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। इन्होंने अंग्रेजों को ये भी दिखा दिया कि इकोनॉमिक बॉयकॉट की चोट कितनी गहरी पड़ सकती है। और शायद सबसे अहम बात, इन्होंने महिलाओं को घर से बाहर निकालकर संघर्ष का हिस्सा बनाया। ये सब मिलकर एक बढ़ते हुए राष्ट्रीय आत्मविश्वास को दिखाता था। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, असहयोग से सविनय अवज्ञा तक का ये जो एवोल्यूशन है, ये हमें आज के प्रोटेस्ट मूवमेंट्स के बारे में क्या सिखाता है? क्या ये बताता है कि किसी भी बड़े मकसद के लिए आंदोलनों को भी वक्त के साथ सीखना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है, और शायद पहले से ज्यादा हिम्मत दिखानी पड़ती है?